टॉपिक और रहता है, उसके बाद हम अध्याय 14 लेंगे। अध्याय 13 पर्यावरण में हमारा जो है एक चक्र, नाइट्रोजन चक्र, वो आज हमें पढ़ना है। बच्चों, वातावरण में जो हमारा वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन विद्यमान है, लेकिन पौधे और जंतु उसे ऐसे ही इसी रूप में काम में नहीं ले पाते। वो नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः भूमि और पौधों में विभिन्न यौगिकों के माध्यम से, विभिन्न तरीकों से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना, यानी नाइट्रोजन का यौगिकों में बदलना और फिर उन्हीं यौगिकों का पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होकर यौगिकों में बदलना तथा उनका पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। यानी संक्षेप में यदि हम समझें तो स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना और इन यौगिकों का पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलना N2 चक्र कहलाता है। और यौगिकों में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया जो है वो नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। अब इस नाइट्रोजन चक्र को एक रेखा चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए एक स्लाइड, ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है 78%, वो सीधे ही उपयोग में लेने योग्य नहीं है। इसलिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसे वातावरणीय प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि तड़ित यानी बिजली चमकने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में उन्हें बदला जाता है, जो कि आगे जल से क्रिया करके अम्ल देते हैं, नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल। इन अम्लों को फिर वर्षा के द्वारा भूमि पर पहुंचाया जाता है, जिसे कि जंतु उपयोग में ले लेते हैं। और जब ये जंतु अपघटित होते हैं, मरते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है इसका। विनाइट्री कारक जीवाणु जो होते हैं वो इन यौगिकों को फिर से नाइट्रोजन में अपघटित कर देते हैं और ये नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार चक्र जो है वो पूरा हो जाता है। इसी प्रकार एक और तरीका ये हो सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो इन्हें
नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलें, यानी नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है और पौधे नाइट्रोजन को इसी रूप में ग्रहण करते हैं। वहां पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाने के बाद अमोनिफिकेशन की क्रिया होती है, यानी कि अमोनिया और अमीनो अम्लों में इसे बदला जाता है। इसके बाद इसका उपयोग प्रोटीन निर्माण में होता है और अब जंतु जो हैं वो इन्हें जब काम में लेते हैं पौधों को, तो ये प्रोटीन उनके शरीर में पहुंच जाते हैं और पुनः इन्हीं जंतुओं के अपघटित होने पर, क्षय होने पर, मृत्यु होने पर विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु इन यौगिकों को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में बदल देते हैं और जो वातावरण में पहुंचा दी जाती है। तो इस प्रकार वातावरण से नाइट्रोजन को काम में लेना और पुनः नाइट्रोजन को वातावरण में पहुंचा दिया जाना एक नाइट्रोजन चक्र बनाता है। एक बार पुनः और स्पष्ट रूप में हम बोर्ड पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन जिसे सीधे ही काम में नहीं लिया जाता और जब तड़ित की घटना घटती है, यानी बिजली जब चमकती है, तो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बदला जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदला जाता है। अब ये ऑक्साइड जल की उपस्थिति में अम्ल बनाते हैं। अम्ल है नाइट्रस प्लस नाइट्रिक अम्ल। वर्षा के माध्यम से ये अम्ल जो हैं वो भूमि पर पहुंचते हैं। भूमि से इन्हें काम में ले लिया जाता है जंतुओं द्वारा। और जंतुओं द्वारा उपयोग में ले लिए जाने के बाद जंतुओं का क्षय होने पर, इनका अपघटन होने पर या जंतुओं की मृत्यु होने पर विनाइट्रीकारी जीवाणु द्वारा इन यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदला जाता है। स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलना, और ये स्वतंत्र नाइट्रोजन फिर से जाकर के वायुमंडल में मिल जाती है। एक बार पुनः देखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन तड़ित की घटना होने पर, यानी बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाती है और जल से क्रिया कर ये ऑक्साइड नाइट्रस तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल वर्षा के माध्यम से भूमि की सतह पर पहुंचते हैं और जंतुओं के द्वारा जब इन्हें काम में लिया जाता है
तो ये नाइट्रोजन के यौगिक जंतुओं में पहुंच चुके हैं। अब इन जंतुओं की मृत्यु होने पर विनाइट्रिकारी जीवाणु इन यौगिकों का अपघटन करते हैं और इन्हें फिर से स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जहां से ये वायुमंडल में पहुंचा दी जाती है। आप ये बना लें। इसके बाद एक तरीके से और नाइट्रोजन जो है वो उपयोग में ली जाती है पौधों द्वारा। इसी प्रकार आप देखिए एक और घटना, वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है ये यहां नाइट्रिकारी जीवाणु द्वारा, और ये जीवाणु कहाँ रहते हैं? ये जीवाणु जो हैं वो फलीदार पौधों की जड़ों में, मूल ग्रंथिकाओं में रहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल है एक पौधों का, उनकी जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित। तो इन जीवाणुओं के द्वारा इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदला जाता है। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। अब इन रूपों में हमारे पौधे जो हैं वो इस नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो पौधों द्वारा ग्रहण, जब ये नाइट्रोजन पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तो फिर अमोनीकरण की क्रिया द्वारा इसे अमीनो अम्लों में बदला जाता है। अमीनो अम्ल में बदलना, जिसका उपयोग आगे प्रोटीन निर्माण में होता है। अब प्रोटीन निर्माण में जब इनका उपयोग होता है और इन प्रोटीनों को काम में लिया जाता है हमारे जंतुओं द्वारा जब वे पौधे को ग्रहण करते हैं, तो अब ये श्रृंखला इसी में ही जाकर के मिल जाएगी। जंतुओं के द्वारा इन्हें उपयोग में लिया जाता है और बाद में वही घटना, विनाइट्रिकारी जीवाणु इनकी मृत्यु पर इन्हें स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं और वो वायुमंडल में जाकर के मिल जाती है। तो ये तो हमारा एक तरीका हो सकता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को काम में लेने का। और ये हमने बात की है एक दूसरा तरीका जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणुओं की सहायता से काम में लेने योग्य बनाया जाता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल करके
पौधे इसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं अमीनो अम्लों और फिर प्रोटीन में निर्माण में इसको काम में लेते हैं, जंतुओं द्वारा फिर जिसका उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो संतुलित बनी रहती है। ये रेखा चित्र आप सुविधा पूर्वक आसानी से बना लें, क्योंकि पुस्तक में जो आपका दिया है एक भी शब्द उसमें से आपको समझने योग्य नहीं है। और जब परीक्षा में आता है आप कुछ भी लिखने के बजाय केवल ये रेखा चित्र ही बना देते हैं तो पूरे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो आप बना लें इसे आसानी से। इसी नाइट्रोजन चक्र के साथ हमारा ये वाला अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है और उसके बाद हम लेंगे अध्याय 14, स्वास्थ्य, रोग व योग। फटाफट बनाने का प्रयास करें। चलिए आगे बात करते हैं हम अध्याय 14 की। भोजन हम सभी करते हैं, लेकिन क्या वो भोजन संतुलित है, इसका अंदाजा हमें कैसा लगेगा? क्योंकि भोजन कर लेने मात्र से कि हमारा पेट भर गया है, ये जरूरी नहीं कि वो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए भी पहुंच रहा हो। तो इसलिए ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहा जाएगा जिसमें कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हो तथा उचित मात्रा में उपस्थित हो। ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहा जाता है। परिभाषा लिखेंगे, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व
अब ये पोषक तत्व कौन से हैं, ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल। ये 6 पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इनके साथ में जो रेशे हैं, फाइबर जिन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में, वो भी एक सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। तो बात हम कर रहे हैं संतुलित भोजन जो है वो वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये है संतुलित भोजन की परिभाषा। संतुलित भोजन वह है जिसमें समस्त पोषक तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। समय चूंकि हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। संतुलित भोजन के लिए हम एक रेखा चित्र भी देख सकते हैं। देखिए एक स्लाइड, ये है हमारी बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। देखिएगा, क्योंकि जो हमने इनके अवयवों की बात की है उसमें सबसे पहला अवयव है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे सस्ता और प्रमुख स्रोत है ये ऊर्जा का। जिसके स्रोत हैं, यानी कहाँ से ये हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं वो कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं। शक्कर, शहद, मीठे जितने रसीले फल हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। शरीर को इनकी आवश्यकता होती है क्योंकि ऊर्जा इनसे हम प्राप्त करते हैं। जो भी हमारे भोजन का अंश है, जो भोजन ऊर्जा है, 60 से 80% अंश हम इसी से प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिए, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं,
यानी फल सब्जियां जो हैं वो विभिन्न प्रकार के खनिजों और विटामिन से युक्त हैं और इनका उपयोग किया जाता है शरीर में। कोशिकाओं और ऊतकों में जो विभिन्न जैव अभिक्रियाएं होती हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने में भी ये सहायक होते हैं, इसीलिए ये रक्षा करने वाले घटक कहलाते हैं। इसी के साथ देखिएगा, शरीर निर्माण करने वाले जो घटक हैं वो है प्रोटीन, और प्रोटीन हमें जिन वस्तुओं से, जिन खाद्य सामग्रियों से प्राप्त होता है वे सामग्रियां हैं जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, पनीर और दालें तथा सोयाबीन आदि। हमारा शरीर मुख्यतः प्रोटीन से ही मिलकर के बना होता है, जिसका कि पाचन श्रुदांत में किया जाता है। वनस्पति प्रोटीन भी उपलब्ध हैं और जंतु प्रोटीन भी उपलब्ध हैं। वनस्पति प्रोटीन की यदि बात करते हैं तो मूंगफली, बीन्स, अनाज और दालें इनके प्रमुख स्रोत हैं। उसी प्रकार जंतु प्रोटीन जो है वो हमें मछली, अंडे, दूध, पनीर, मांस आदि से प्राप्त होता है। तो शरीर निर्माण करने वाला घटक है ये प्रोटीन। उसके बाद सबसे ऊपर ही इस चित्र में जो आपको बताया गया है, सबसे कम मात्रा में हमें भोजन में इसे शामिल करना चाहिए, ये है वसा। जितनी भी चिकनाई युक्त वस्तुएं हैं, मक्खन, घी, तेल, जंतु वसा, ये सब इस वसा के स्रोत हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ये दुगनी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही साथ हमारा शरीर जितनी मात्रा में ये काम में आता है उसे काम में लेता है, अन्यथा शेष वसा का ये संग्रह भी कर लेता है, जिसे हम चर्बी कहते हैं। कोशिका व ऊतकों के संरचनात्मक पदार्थों को बनाने में भी ये सहायता करता है। तो इस प्रकार ये सभी मुख्य घटक हैं हमारी संतुलित भोजन के, जिनका उचित मात्रा में होना आवश्यक है। जल एक ऐसा माध्यम है जो कि विभिन्न जो जैविक क्रियाएं हैं जैसे पाचन, उत्सर्जन और परिवहन आदि, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न क्रियाओं में ये विलायक के रूप में उपस्थित रहता है। हमारे शरीर के तापमान का नियमन भी जल के द्वारा किया जाता है। और जहां तक हम एक और पदार्थ रेशे की बात कर रहे हैं, रेशे एक सहयोगी पदार्थ के रूप में काम करते हैं और शरीर में कब्ज जैसी समस्या को उत्पन्न होने से बचाए रखते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी संक्षेप में जानकारी हमने आपको दी है संतुलित भोजन के अवयवों के बारे में। एक एक करके इसे और नोट करते हैं। आइए, संतुलित भोजन की परिभाषा के बाद अवयव। छह अवयव हम मुख्य रूप से बात कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा रेशे, जिसे हमारी पुस्तक में रुक्षांश दिया गया है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। प्रोटीन कोशिकीय अवयवों के निर्माण व वृद्धि हेतु आवश्यक है।
वहीं विटामिन और खनिज जो हैं वो कोशिकाओं तथा ऊतकों में जैव प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक है। कोशिकाओं तथा ऊतकों में जैव प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक। जल जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। ये जैविक क्रियाएं पाचन हो सकती हैं, उत्सर्जन हो सकती हैं और परिवहन हो सकती हैं। रेशे जो हैं वो कब्ज नहीं होने देते। तो संक्षेप में ये विभिन्न अवयव हमारे संतुलित भोजन के और इनकी महत्ता। एक और तरीके से हम संतुलित भोजन के घटकों को श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। संतुलित भोजन के घटक। अब इन घटकों को जो हम बांटते हैं वो सबसे पहला हमारा तरीका हो सकता है ऊर्जा देने वाले घटक। और इस श्रेणी में हम शामिल करते हैं दो घटकों को। सबसे पहला घटक है हमारा कार्बोहाइड्रेट और दूसरा घटक है वसा। इसी प्रकार दूसरा जो घटक है वो है शरीर निर्माण वाला घटक। और ये घटक प्रोटीन। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है रक्षा करने वाले घटक। रक्षा करने वाले घटक में सबसे पहले विटामिन्स और दूसरा खनिज लवण। विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की सुरक्षा करते हैं ये घटक। और चौथा जो इसका भाग है
वो हम यहां लिख रहे हैं। शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में मदद करने वाले घटक कोशिकीय क्रियाओं में मदद करने वाले घटक, और इस श्रेणी में है जल और दूसरा है रेशे या रुक्षांश। एक एक घटक की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? आलू, अनाज, अरबी, मीठे रसीले फल, शहद, शक्कर आदि, ये कुछ स्रोत हैं। यदि हम कार्बोहाइड्रेट के महत्व को देखें, समय समाप्ति की ओर है क्योंकि शीघ्रता से देखिए, महत्व की बात करते हैं तो ऊर्जा का प्रमुख व सस्ता स्रोत है। और दूसरा, हमारे भोजन में निहित कुल भोजन ऊर्जा का 60 से 80% अंश ये प्रदान करते हैं। किसी को यदि तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसे पानी में ग्लूकोज घोलकर जो पिलाया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य मात्र इतना ही है कि ये इंस्टेंट ऊर्जा देने वाला सोर्स है, स्रोत है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट के द्वारा फटाफट शरीर में ऊर्जा को पहुंचाया जाता है। तो इसी प्रकार, इसी क्रम में जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के स्रोत और महत्व की बात की है, वैसे ही आगे हम अन्य घटकों की भी चर्चा करेंगे अगली क्लास।